Hello friends, this is Team Super Simplified and today we are here with daily news analysis for 29th July 2017. So let's get started. So the first news item is China produces gas from flammable ice under South China Sea. तो यहाँ पे important point है flammable ice, ठीक है, and China has produced gas out of it. तो यही हम देखेंगे कि कैसे. So China has successfully produced natural gas from methane hydrate which is also known as flammable ice. So chemical name इसका है methane hydrate और common name है flammable ice. So flammable ice है क्या? तो flammable ice consists of methane trapped within water crystals, ठीक है, and it is formed at very low temperatures and under very high pressure. तो जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, द ब्लू कलर स्ट्रक्चर, द केज लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ आइस. तो वाटर से जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है एंड इट बिकम्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर. और इस केज लाइक स्ट्रक्चर में कई बार मीथेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और उस तरह से फ्लेमेबल आइस फॉर्म होती है. तो फ्लेमेबल आइस इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन ट्रैप्ड विद इन वाटर क्रिस्टल्स, ठीक है. सो मीथेन है किसके अंदर? वाटर क्रिस्टल के अंदर. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज मीथेन हाइड्रेट. ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ मिलती है. तो इट कैन बी फाउंड इन द सेडिमेंट्स अंडर द ओशियन फ्लोर, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलती है ओशन फ्लोर के अंडर में. दैट टू नियर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है कि जैसे आपका जो लैंड वाला पार्ट है वो खत्म होता है और ओशन वाला पार्ट जहाँ पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो ये शैलो लैंड होता है इस एरिया को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है. पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता है बट उतना गहरा नहीं होता. दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. और यहीं पे ये ज़्यादातर मात्रा में मिलती है. लैंड के अंदर में भी मिलती है, नॉट ओनली इन द ओशंस, इट इज़ फाउंड इन द लैंड ऑल्सो. बट कहाँ पे? जहाँ पे परमाफ्रॉस्ट होता है, जहाँ पे परमानेंटली बर्फ जमी रहती है, जैसे कि आर्कटिक हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो वहाँ पे परमानेंटली बर्फ है, वहाँ के जो आइस क्रिस्टल्स हैं ज़मीन के नीचे, उनके अंदर में भी ये ट्रैप हो सकती है, वहाँ पे भी पाई जाती है, ठीक है. और इसको टैप कैसे किया जाएगा, कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा? तो ये जब फॉर्म हुई थी तो कैसे फॉर्म हुई थी? इट वॉज फॉर्म्ड अंडर वेरी लो टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को आप अगर बढ़ाएं तो ये वाटर के क्रिस्टल से बाहर निकल आएगी एंड यू कैन यूटिलाइज इट. और मीथेन जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, हमें पता है, तो उसको एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है. और हाइट प्रेशर के अंडर में बनी थी ये, तो इसका अगर प्रेशर लोअर कर दिया जाए तो भी वी कैन गेट इट आउट ऑफ द वाटर क्रिस्टल, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस बाय लोअरिंग द प्रेशर और रेजिंग द टेम्परेचर, द हाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड मीथेन. तो वाटर और मीथेन जो है वो सेपरेट हो जाता है, वो केज लाइक स्ट्रक्चर से मीथेन का मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है और उसको हम बर्न करके फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं. एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ मीथेन, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर आइस में से आपको 160 क्यूबिक मीटर ऑफ गैस मिलती है. तो 1:160 का रेशो है यहाँ पे. तो ये हाईली एनर्जी इंटेंसिव है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. बट इशू यहाँ पे ये है कि थोड़े चैलेंजेस हैं. माइनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग जो है इसका वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस्ड चाहिए और अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे चल रहा है सारा. बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल यूएस है, चाइना है, जापान है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस, तो आपको 2 चैलेंजेस मेन बताने हैं. पहला चैलेंज है कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ नॉट कंसनट्रेटेड. जैसा कि हाइड्रोकार्बन्स के केस में होता है, अदर हाइड्रोकार्बन्स हो गए, पेट्रोलियम और कोल वगैरह, उसमें आप अगर एक बार ड्रिलिंग करते हैं या एक बार आप उसका माइनिंग करते हैं तो उसी रिजर्वायर में आपको काफ़ी मात्रा में वो पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स मिलता है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कि आपको थोड़ा 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 अलग अलग जगह पे होगा. तो उसको इकोनॉमिकली वहाँ से निकालना, ड्रिलिंग करना और उसको एक्सट्रैक्ट करना, तो प्रेजेंटली इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है. सो इस वजह से ये कमर्शियल स्केल पे भी आ नहीं पाया है, एक्सपेरिमेंटल पे ही चल रहा है. और दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पे रिस्की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मीथेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है. तो अगर ज़्यादा मात्रा में मीथेन आ जाए और वो कंट्रोलेबल नहीं है तो इट इज़ वेरी रिस्की ऑल्सो, ठीक है. तो ये 2 चैलेंजेस हैं मेनली. और यहाँ पे एक डिटेल डायग्राम है, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं. ये ओशन वाला पार्ट है और ओशन के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स हैं. वो ऐसे हुए हैं कि नीचे जो मीथेन है वो ऊपर की तरफ आती है और इस जगह पे वो यहाँ पे ट्रैप हुई है. और इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो ये व्हाइट कलर की जो लेयर है वो बर्फ जमी हुई है, यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट है, और उसके नीचे यहाँ पर मीथेन जो है वो ट्रैप हो गई है अगेन, ठीक है. सो ये बॉटम ऑफ परमाफ्रॉस्ट में ये सारी चीज़ें ट्रैप हो जाती है. तो आपको लैंड के अंदर कहाँ मिलेगी? परमाफ्रॉस्ट रीजन में. और जो यहाँ पे ओशंस हैं वहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे मिलेगी, ठीक है. सो दैट इज अबाउट फ्लेमेबल आइस. सो नेक्स्ट न्यूज आइटम इज एनपीसीआई रिसीव्स फाइनल नॉड फ्रॉम आरबीआई टू फंक्शन एज भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट. तो यहाँ पे एक नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे बोलेंगे भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट. तो ये बिल पेमेंट सिस्टम है इंडिया का इंडिजनाइज्ड, अपना इंडियन वर्जन, जो कि एनपीसीआई के अंडर में होगा. और इसके लिए एनपीसीआई को कुछ परमिशन लेनी थी आरबीआई से, और आरबीआई ने वो परमिशन यहाँ पे दे दी है एनपीसीआई को, ठीक है. तो व्हाट इज़ एनपीसीआई? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. National Payment Corporation of India is the umbrella organization for all retail payment systems in India. Okay, and it was set up in 2008 and it operates various systems, very famous systems like UPI, Unified Payment Interface, IMPS, Immediate Payment System, RuPay, भीम ऐप, एटसेट्रा, ठीक है. तो ये सारे के सारे जो हैं वो एनपीसीआई के अंडर में ही काम करते हैं. ओके,
तो यहाँ पे एक नया सिस्टम जो डेवलप किया जा रहा है जिसके बारे में ये न्यूज़ हेडलाइन है वो है BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ऑलरेडी डेवलप कर दिया गया है और पायलट इंप्लीमेंटेशन भी इसका हो चुका है, बट इसको कमर्शियली अभी रिलीज़ करना है। उसके लिए RBI से कुछ परमिशंस चाहिए थे, वो RBI ने ग्रांट कर दिए हैं। नाउ इट विल बी लॉन्च फॉर पब्लिक एंड इट इज़ वन स्टॉप पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल बिल्स एंड इट प्रोवाइड्स इंटरऑपरेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम एनीवेयर। इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो बहुत जल्दी आइडिया जो है वो मटेरियलाइज होगा और पब्लिक में आएगा यूजेज के लिए। देन कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। हेडलाइन में तो बस इतना ही था, बट वी वांटेड टू कवर सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो NPCI की जब बात होती है तो उसके द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो सारे सिस्टम्स लाए गए हैं और जिनको वो ऑपरेट करता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल इंडिया के बारे में है, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। और डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो ये ट्रेंड चला है डिजिटल पेमेंट्स का और डिजिटाइजेशन का, वो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसमें सबसे पहले हम IMPS की बात करेंगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सो IMPS के पहले हमारे पास सिर्फ 2 मैकेनिज्म हुआ करते थे फंड ट्रांसफर के लिए, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड दूसरा होता था RTGS। सो नेफ्ट में क्या हुआ करता था कि इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अदर, तो आपको वो ट्रांजेक्शन करनी पड़ती थी अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में जाके, नेट बैंकिंग में लॉगिन करके। तो वहाँ पे RBI क्या करता है, ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक जगह एक्यूमुलेट करता है और हर आधे घंटे में एक बैच प्रोसेसिंग करके इन ट्रांजेक्शन को सेटल करता है। सो हर आधे घंटे में ये प्रोसेस चलती है। और RTGS में क्या होता था, ये रियल टाइम बेसिस पे होता था, इसमें कोई वेट नहीं होता था, तुरंत ये सारी जो ट्रांजेक्शंस हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाते थे अकाउंट्स में। बट उसके बाद में IMPS आया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये भी इंस्टेंट है, एकदम रियल टाइम है, और इसका एडवांटेज ये है कि ये 24/7 अवेलेबल है और इवन ऑन द बैंक हॉलीडेज इट इज़ अवेलेबल। नेफ्ट में ये सुविधा नहीं थी, 6 बजे के बाद नेफ्ट बंद हो जाता है और उसके बाद अगर आप करते हैं तो अगले दिन वो रिफ्लेक्ट होगा, और बैंक हॉलीडेज के दिन भी नेफ्ट सर्विस इज नॉट अवेलेबल। और RTGS रियल टाइम है, मानते हैं, बट उसमें 2 लाख रुपए की लिमिटेशन है, उसके नीचे के जो ट्रांजेक्शन हैं वो आप RTGS से नहीं कर सकते। दूसरी सुविधा जो लाई NPCI ने वो थी UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, काफ़ी रिसेंटली आया है, और इट इज़ अ पेमेंट सिस्टम विच इज़ बिल्ट ओवर IMPS। ठीक है, तो यहाँ पे वॉलेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली UPI एप्लीकेशंस के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, बिल वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और रुपे डेबिट कार्ड भी NPCI का ही ब्रेन चाइल्ड है, और इसको लाने के पीछे मकसद ये था कि वी वांटेड टू ब्रेक द मोनोपोली एंड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कार्ड नेटवर्क्स लाइक वीज़ा और मास्टर कार्ड। पहले यही हुआ करते थे और ये बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे हर ट्रांजेक्शन के लिए, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी इस नेटवर्क के ऊपर, और इंडिजिनस कोई ऐसा नेटवर्क नहीं था जो इतना पॉपुलर हो। तो रुपे जो डेबिट कार्ड आया और जो रुपे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम आया है वो NPCI के अंडर में काम करता है और उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। ठीक है, देन केम भीम ऐप। भीम ऐप जो आई थी, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और ये मोबाइल ऐप जो है वो NPCI के द्वारा डेवलप कराई गई है, एंड देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन चार्ज ऑन ट्रांजेक्शन अप टू 1 लाख ऑन दिस ऐप, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये काफ़ी पुरानी फैसिलिटी है। ये क्या है कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरऑपरेबल ATMs इन इंडिया। होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि HDFC के ATM में जाते हैं, बट आपके पास SBI का कार्ड है, आप उसको भी स्वाइप कर सकते हैं और पैसे अपने SBI के अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो HDFC को कैसे पता है, वो कैसे आपका पिन वैलिडेट करता है, वो कैसे आपका बैलेंस चेक करता है और पैसे आपको देता है, और उसके बाद में आपका अकाउंट बैलेंस अपडेट होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो इंटरऑपरेबिलिटी जो है ATMs के बीच में, तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच से है। वो एक इंटरनेटवर्क है सारे ATMs का, जिसमें डेटा फ्लो होता है एक से दूसरे के बीच में और अकाउंट सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है वो भी NPCI की ही देन है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट NPCI। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Next news headline is Ministry of Women and Child Development seeks suggestions issues related to civil aspects of international child removal. So what is this international child removal? Let's understand. So Ministry of Women and Child Development ये कहती है कि there are frequent transnational marriages now. बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं। ट्रांसनेशनल मैरिज क्या होता है? ऐसा होता है कि एक इंडियन सिटीजन है, वो NRI है, बाहर रहता है किसी दूसरे कंट्री में, और वो किसी इंडियन से जो इंडिया में ही रहते हैं नॉर्मली, उनसे शादी करते हैं। ठीक है, और ये जो मैरिज है अनफॉर्चुनेटली अगर ब्रेक हो जाती है और वहाँ पे उनके बच्चे भी हैं, तो क्या होगा कि अगर किसी एक के पास बच्चे रह जाते हैं तो दूसरा पर्सन जो है वो एब्डक्शन का केस लगा देते हैं, वो किडनैपिंग का केस लगा देते हैं कि उन्होंने फोर्सफुली, जो उनका स्पाउस है, उन्होंने बच्चों को अपने पास रखा हुआ है। और इस केस में जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि दिस काइंड ऑफ इशूज़ कैन ओनली बी सॉल्व विद कॉपरेशन फ्रॉम अथॉरिटीज़ ऑफ बोथ द कंट्रीज़। तो दोनों कंट्रीज़ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए एक ऑलरेडी एक कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन जिसको बोलते हैं, एंड जो भी सिग्नेटरीज़ हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसको रेटिफाई किया है, उन्होंने अपनी एक सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट की गई है स्पेसिफिकली इन केसेस को हैंडल करने के लिए। तो इंडिया अगर इस ट्रीटी को साइन करता है, इस कन्वेंशन को साइन करता है, तो जैसे US में जो NRI रह रहे हैं उनके साथ अगर इस तरह का कुछ डिस्प्यूट होता है, तो उन सेंट्रल अथॉरिटीज़ के थ्रू इस चीज़ को लीगली सेटल किया जा सकता है। बट प्रेजेंटली इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया हुआ है और रेटिफाई करने की ही कोशिश की जा रही है। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये सजेशंस लोगों ने मांगे हैं कि कोई इश्यूज़ तो नहीं हो सकते हैं, आपको जो लगता है आप अपना फीडबैक इसके बारे में दीजिए। ठीक है, तो लोगों से कंसल्टेशन मांगा जा रहा है। तो ये जो कन्वेंशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे बोला जाता है द हेग कन्वेंशन ऑन सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन।
and it is a multilateral treaty on custodial issues of children and it is applicable for children up to 16 years of age, जो कि पेरेंट्स पे डिपेंडेंट माने जाते हैं up to 16 years of age. Okay, international standard. And it seeks to return children abducted or retained overseas by a parent to their countries of habitual residence for courts of that country to decide on the matters of residence and contact. ठीक है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ पुट अ कॉन्सेप्ट नोट इन पब्लिक ऑन इशूज़ रिलेटेड टू सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड रिमूवल. सो ये वाला जो पूरा मुद्दा है इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल चाइल्ड रिमूवल और इसी पे पब्लिक से कमेंट्स मांगे गए हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स अबॉर्शन प्ली ऑफ 10-year-old. तो 10 ईयर का जो चाइल्ड है दैट इज़ इन्वॉल्व एंड शी इज़ अ रेप विक्टिम एंड द केस केम टू सुप्रीम कोर्ट की शी वॉज 32 वीक्स प्रेग्नेंट एंड सुप्रीम कोर्ट से अबॉर्शन की परमिशन मांगी गई थी. तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस आया तो उन्होंने वो केस मेडिकल ओपिनियन के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स को रेफर किया. बट डॉक्टर्स हैव सेड दैट इट इज़ वेरी रिस्की टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी एट दिस स्टेज क्योंकि द चाइल्ड इटसेल्फ इज़ 10 years old एंड शी इज़ गिविंग बर्थ टू अ बेबी. तो बोथ द लाइव्स आर इन डेंजर इन दैट केस बिकॉज 32 weeks pregnancy is quite mature stage. On that basis, on the medical opinion from the medical experts, Supreme Court has rejected the plea for abortion. तो यहाँ पे अबॉर्शन की परमिशन नहीं मिली है. तो यहाँ पे प्रेजेंटली होता है ये है कि इंडिया में एक MTP एक्ट है 1971 का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. तो उसके तहत अबॉर्शन जो है वो इलीगल है इंडिया में अगर 20 weeks ऑफ प्रेगनेंसी के बाद वो कराया जाता है. विद इन 20 weeks अलाउड है बट दैट टू अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस और 20 weeks के बाद तो अलाउड है ही नहीं. एंड इफ़ द फीटस इज़ बियॉन्ड 20 weeks देन द पिटिशनर हैज़ टू अप्रोच द कोर्ट. काफ़ी हेजल्स होते हैं उसमें, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है जब इसमें इन्वॉल्व होता है कोई रेप विक्टिम. ठीक है. तो उनकी जो प्रेगनेंसी है वो भी अगर 20 weeks से ज़्यादा है तो सेम रूल अप्लाई होता है इवन फॉर द रेप विक्टिम्स. उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है इसमें. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इस पूरी चीज़ को हेजल फ्री बनाने के लिए आप इसको स्टेट लेवल पे ही हैंडल कीजिए ताकि इसका जो आपका डिसीजन है वो बहुत जल्दी आ सके और जो विक्टिम है उसको रिलीफ मिल सके तुरंत. और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि ड्राफ्ट MTP बिल जो है वो अभी पार्लियामेंट में चल रहा है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर जस्ट एक बार देख लेते हैं. द ड्राफ्ट MTP इंक्रीज द लिमिट ऑफ अबॉर्शन फ्रॉम 20 weeks टू 24 weeks. तो ये जो लिमिट थी 20 weeks वाली इसको 24 weeks किया जा रहा है, एक महीना ऐड किया जा रहा है. एंड इट प्रोवाइड्स फॉर अबॉर्शन बियॉन्ड 24 weeks अंडर डिफाइंड कंडीशंस. तो बियॉन्ड 24 weeks भी अलाउड रहेगा बट कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस रहेंगे उसके लिए सो दैट उसका मिसयूज़ ना हो पाए. एंड द बिल अमेंड सेक्शन 3 ऑफ द 1971 एक्ट टू प्रोवाइड दैट द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी शेड नॉट अप्लाई इन अ डिसीजन टू अबॉर्ट अ फीटस डायग्नोस्ड विद सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज़. ठीक है. उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी वाला जो ये 24 weeks वाला क्लॉज है. और दूसरा केस में भी अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे व्हेन इट इज़ एलिजिड बाय द प्रेग्नेंट वुमन टू हैव बीन कॉज्ड बाय रेप. So effectively it allows a woman to take independent decision on consultation with registered healthcare provider. हर बार उनको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए. ठीक है. And it also takes into account the reality of massive shortage of both doctors and trained midwives and it seeks to allow Ayurveda, Unani and Siddha practitioners to carry out abortions. ठीक है. तो उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है क्योंकि मेडिकल स्टाफ की थोड़ी कमी है इंडिया में. Now let's come to the next news item. Priority not right in DMF fund utilization says CSE. CSE is Center for Science and Environment based in New Delhi. तो उन्होंने ये बोला है कि जो DMF है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है उसमें फंड यूटिलाइजेशन जो किया गया उसकी प्रायोरिटी सही नहीं होने की वजह से इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आ पाए. तो देखते हैं कि क्या है ये DMF और क्या फंड यूटिलाइजेशन की बात हो रही है. सो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि डिस्पाइट मेकिंग द हाइएस्ट कलेक्शन अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन द कंट्री, Odisha has not got its priority right as far as fund utilization is concerned as per the Center for Science and Environment. तो उन्होंने ये भी बोला है कि DMF ignored the vital areas like health care, welfare of women and children. ये प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए थे बट इनको प्रायोरिटी नहीं मिल पाई इन स्पाइट ऑफ पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स इन ओडिशा. उड़ीसा के जो हेल्थ इंडिकेटर्स है मोर्टेलिटी रेट और वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पुअर हैं. तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था बट नहीं किया. तो फंड जो है वो सही से यूटिलाइज नहीं हो पाया. DMF फंड क्या होता है? DMF फंड इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड एंड इट इज़ अ ट्रस्ट एक्चुअली. इट इज सेट अप एज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी एंड इट इज़ इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स विच आर अफेक्टेड बाय माइनिंग वर्क्स टू वर्क फॉर इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ पर्सन्स एंड एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस एंड इट इज़ फंडेड थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम माइनर्स. तो किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में जब माइनिंग होती है तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं. वहाँ का वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो जाता है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता ठीक से ही, बहुत सारे इश्यूज आते हैं. तो उन सारे इश्यूज़ को काउंटर करने के लिए जो माइनर्स हैं वही लोग एक फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके थ्रू वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी दशा सुधारी जाएगी. तो दैट इज़ द एम ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. ठीक है. एंड इट्स मैनर ऑफ ऑपरेशन कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कहाँ यूटिलाइज करना है फंड वगैरह ये सारी चीज़ें. बट जो ये सेटअप किया गया था वो सेंटर के द्वारा किया गया है और इसका जो रेट वगैरह है कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो भी सेंटर ही तय करता है.
and it was set up under Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act MMDRA 2015. And if mining lease was given before 12 January 2015, then 30% of the royalty is to be contributed by the miner towards TMF. ठीक है, एंड अगर आफ्टर 12 जनवरी 2015 लीज दी गई है उनको, तो 10% ऑफ द रॉयल्टी जो है वो माइनर को DMF में जमा करानी होगी, जो कि यूटिलाइज होगी वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए। और इस फंड को एक और प्रोग्राम में यूटिलाइज़ किया जा रहा है। रिसेंटली इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। एक्चुअली इट इज़ अ वेलफेयर स्कीम फॉर द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द माइनिंग एरियाज। ओके, and there is one more note. Actually, miners pay 2% of the royalty towards National Mineral Exploration Trust and it is used for development of mining sector. ठीक है, इसी तरह की एक चीज़ होती है टेलीकॉम सेक्टर में भी, वहाँ पे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो रूरल एरियाज़ में और रिमोट एरियाज़ में नहीं जाएंगे अपने आप, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रॉफिटेबल उनका ऑपरेशन नहीं रहेगा, इतने यूज़र्स नहीं मिलेंगे। तो उस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे कुछ फंड कलेक्ट करती है, दैट इज़ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, और उस फंड को यूटिलाइज़ किया जाता है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे है ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है वो भी उसी तरह की स्कीम है, और 2% जो रॉयल्टी कलेक्ट हो रही है वो माइनिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए हो रही है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ लेट्स कम टू सम सेकेंडरी न्यूज़ आइटम्स। तो यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट अनमैन्ड टैंक मुंद्रा जो है वो लॉन्च किया गया DRDO के द्वारा। इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO, इट इज़ कॉल्ड मुंद्रा, इट इज़ अ अनमैन्ड टैंक। इसमें किसी की फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको रिमोटली ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, एंड देर आर 3 वेरिएंट्स, मुंत्रा S विच इज़ यूज फॉर सर्विलेंस, मुंत्रा M विल बी यूज फॉर माइन डिटेक्शन, एंड मुंत्रा N विल बी यूज फॉर रिकॉनेसेंस। ओके, एंड इट हैज़ अ सर्विलेंस रडार एंड एन इंटीग्रेटेड कैमरा विच हैज़ अ रेंज ऑफ 15 किलोमीटर। सो इसका बस नाम याद रखिए, मुंत्रा, और उसके 3 वेरिएंट्स हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाई DRDO। ओके, and 29 July is celebrated as International Tiger Day. It is celebrated since 2010 St. Petersburg Tiger Summit, and the aim is to double the tiger population by 2022. और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर वगैरह में। अकॉर्डिंग टू WWF इन द लास्ट सेंचुरी 97% ऑफ द वाइल्ड टाइगर्स हैव डिसअपियर्ड ड्यू टू सेवरल रीजंस। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मेंस के आंसर वगैरह में अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं इस तरह के। And now there are only 3,890 tigers in the world, and out of which 2,500 tigers are in India. तो इंडिया में ही टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, और ये इंप्रूवमेंट जो है वो रिसेंटली दिखाई दिया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि इसके पहले कैंपेन चला था, अगर आपको याद हो तो टीवी में ऐड वगैरह आया करता था कि देर आर ओनली दीज मैनी नंबर्स ऑफ टाइगर्स आर लेफ्ट, सो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये सारे कैंपेन्स की वजह से और बहुत ज़्यादा मतलब, और पोचिंग वगैरह का जो थ्रेट था वो उसको भी काफ़ी सीरियसली लिया गया और उसको काफ़ी स्ट्रिक्टली हैंडल किया गया, उस वजह से ये सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज, ये आज के लिए बस इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे टाइम पे। ठीक है, एंड शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। सो वील मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर वेल।